हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन रीस्ट्रक्चरिंग में अब जिस चीज की हम शुरुआत करने वाले हैं आज आपकी क्लास में, वो है हमारा एमसीक्यू सीरीज। जितने भी इस चैप्टर से मेरे बच्चे एमसीक्यू बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया है। लगभग 30-35 एमसीक्यू मैंने तैयार किए हैं। अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर जाए, एग्जामिनर कोई भी एमसीक्यू पूछेगा इनसे ही कवर करेगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के अंदर में पहला एमसीक्यू, और हम इसको प्रॉपर तरीके से जो क्लास में पढ़े उसको रिवाइज भी करेंगे। प्रैक्टिकल कई सारे एमसीक्यू मैंने रखा हुआ है, उनको आपके साथ मैं सोल्व भी करूंगा। एज पर इंड एस 103 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन इज डन अंडर, बताइए जरा, इंड एस 103 में कौन से मेथड को सजेस्ट किया गया है? एक्विजिशन मेथड को। परचेज मेथड नहीं मेरे बच्चे, ये तो आपका एस 14 में बोलता है। पुलिंग ये अपेंडिक्स ही है, तो हमने बोला एक्विजिशन मेथड आपका। सेकंड में आइए, एज पर इंड एस 103 व्हाइल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन गुडविल इज कैलकुलेटेड एज, बताइए इंड एस 103 में गुडविल को हम कैसे निकाला करते हैं? तो आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाऊं, एंट्री में हम लोग नेट एसेट्स को आपका डेबिट किया करते थे टू द मैक्सिमम। फिर नीचे आता था बच्चे टू कंसिडरेशन, फिर नीचे आता था अगर पहले से कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट है तो वो, और फिर आपका नीचे आता था एनसीआई। इसके बाद अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आया तो उसको गुडविल कहते थे। तो एग्जाम में फटाफट हमें आंसर सोचना है ना। इन तीनों को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, चेक कीजिए कौन सा है। कहता कि कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें उन्होंने आपका इन्वेस्टमेंट वाला वर्ड कह नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन उस तरीके से आंसर। तो एनसीआई प्लस कंसिडरेशन को अगर हम माइनस करते हैं नेट एसेट्स में से, एनसीआई प्लस कंसिडरेशन को नेट एसेट्स में से, तो आपका यहां पे हुआ। मैं कहना चाहता हूं हो सकता था यहां पे इन्वेस्टमेंट प्रीवियसली हेल्ड का भी अगर ऑप्शन होता तो वो भी हम उसके हिसाब से आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन को देख के हम उसका आंसर रेडी करेंगे। हाउ इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्वायरर एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन? इट इज शोन एज लायबिलिटी, इट इज शोन एज आइटम अंडर इक्विटी। यस, यही तो बताया मैंने, हम इक्विटी के अंदर में ही आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी एंड एनसीआई को दिखाते हैं। तो हम इसमें टिक मार्क करेंगे। जल्दी से, हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। फोर्थ पे आप आइए। फोर्थ कहता बच्चे, एट व्हाट वैल्यू इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन? ये क्या बोल रहा है? एक्वायरी, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आप आंसर जानते फिर भी गलती करके आ जाते हैं। अरे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एक्वायरी थोड़ा रिकॉर्ड करता है, एक्वायरर रिकॉर्ड करता है। एक्वायरर, एक्वायरी नहीं मेरे बच्चे। तो हम बोलते हैं क्या? इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एट ऑल। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इसका आंसर उन्होंने गलत दिया हुआ है, उन्होंने इसमें टिक मार्क कर दिया, जबकि ये एक्वायरर के बुक में होना चाहिए था। तो खैर फोर्थ का सी आपका हो गया। फिफ्थ में आइए, एज पर इंड एस 103 कहता है, इंड एस 103 व्हाइल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन गुडविल इज कैलकुलेटेड एज। अब देखो, ये शायद अब उसने क्या किया, अगेन एक एमसीक्यू बनाया और ये तीनों को इस पर शायद कवर करेगा। कंसिडरेशन प्लस एनसीआई प्लस फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रीवियसली हेल्ड लेस नेट एसेट्स। यस, यही सही है आपका। तो समझ लो, क्वेश्चन का आंसर जो होएगा ना, वो आपका डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में उन्होंने कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं, और उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, आंसर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। 6, ट्रांजेक्शन समटाइम्स रेफर टू एज डैश और डैश आर ऑल्सो बिजनेस कॉम्बिनेशन एज दैट टर्म इज यूज इन दिस इंडेक्स। हमने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी ग्रुप में बताया था, ट्रू मर्जर या मर्जर्स ऑफ इक्वल कहते हैं आपका, ट्रू मर्जर्स या मर्जर ऑफ इक्वल। ठीक है ना। आइए 7th क्वेश्चन में, इंड एस 103 है जो वाइडर स्कोप देन किसका? इंड एस 103 एस 14 से तो कंपेयर होता है, तो आपका एस 14 में आपका आ गया। इफ ए पेरेंट लूजेज कंट्रोल ऑफ ए सब्सिडरी इट शैल डी रिकॉग्नाइज्ड। बच्चे, पेरेंट लूजेज कंट्रोल, कंट्रोल अगर लूज करेगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका इंड एस 103 का नहीं है, ये 110 का है। 110 में हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेट में यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया था, तो फिलहाल ना आप क्या करना कि यहाँ पे बस आपको मेरे साथ रट लेना। आपका 8 क्वेश्चन जो आपका निकल कर आ रहा है बच्चे, 8 यहाँ पे कहता है कि जरा बताओ कौन होगा। तो मैं बता दूं आंसर आपका यहाँ पे, एसेट इंक्लूडिंग गुडविल, लायबिलिटी ऑफ सब्सिडरी एट द कैरिंग अमाउंट एट द डेट व्हेन द कंट्रोल इज लॉस्ट, ये भी ठीक है। और कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द फॉर्मर सब्सिडरी
एट द डेट व्हेन कंट्रोल इज लॉस्ट इंक्लूडिंग एनी कंपोनेंट, यही ठीक है, मतलब डी आपका ठीक हुआ। अब ये डी का रीजन आप 100 अगर नहीं पढ़ा तो 110 में समझ में आएगा, यहाँ पे कोई समझाने का मतलब ही नहीं बनता है ना। तो आपका ये क्वेश्चन था, मैंने डाल दिया, कोई बात नहीं। फिर आइए, इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन कंट्रोल ऑफ बिजनेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे जरा बताइए, हमने पढ़ा थ्योरी में कैसे बिजनेस कंट्रोल ऑब्टेन होता है। एक्वायरिंग एसेट्स लायबिलिटी, यस। बाय एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ये। लीगल प्रोसेस, ये। तो डी में टिक मार्क करेंगे, आपको 9 का डी आपका हो जाएगा। व्हेन आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्वायरी सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर एक्वायरी एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द एक्वायरर इन वन सेट इन द स्टैंड स्टोन। एक्वायरर आपका यानी कि ये हो गया, इसका भी आंसर उन्होंने गलत दिया है बुक में आपका, है ना। तो मेरे बच्चे, अगर मान लो कहता है कि एक क्वेश्चन था आपका कि व्हेन आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्वायरी अगर सीज टू एग्जिस्ट है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द एक्वायरर, एक्वायरर के बुक में इन वन सेट ओनली इन इट्स स्टैंड स्टोन आपका, क्योंकि एक्वायरी के बुक में तो कोई रिकॉर्ड होगा, एक्वायरी को तो हम खत्म करेंगे तो रिकॉर्डिंग किसके बुक में आ जाता है, एक्वायरर के, और सीएफएस नहीं, उनके एसएफएस में एंट्री जाती है, ठीक है। 11th है ये, 11th कहता है कि एज पर इंड एस 103 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन इज डन अंडर, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, एक्विजिशन मेथड आपका। जब भी 103 के बारे में कहता है तो क्या होगा जी, एक्विजिशन मेथड आपका होगा। 12th में आइए, फटाफट जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। 12th आइए और अपनी तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। कहता है एज पर इंडेक्स 103 अपेंडिक्स सी अकाउंटिंग रिपोर्टिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल इज डन अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, यानी कि सी हो जाएगा। एज पर इंडेक्स 103 व्हाइल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन गुडविल इज कैलकुलेटेड एज, बताइए, ये तो हम पढ़ चुके हैं जी, ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर लिया, कंसिडरेशन प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स आपका, तो यहाँ पे टिक मार्क हो गया, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 14th में आइए, एट व्हाट वैल्यू इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन अंडर इंडेक्स 103, एट व्हाट वैल्यू एनसीआई रिकॉर्ड होता है। तो मेरे बच्चे, एक्वायरर के बुक में, अभी बोलता है एक्वायरर के बुक में, तो एक्वायरर के बुक में एनसीआई रिकॉर्ड होता है दो में से कोई एक मेथड से, या तो आपका फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स, यानी कि डी में टिक मार्क करेंगे। डैश इज द बिजनेस और बिजनेसेज दैट एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो आपका क्या इज द एक्वायरी, वो एक्वायरी होता है, एक्वायरी जो कि बिजनेस या कई सारे बिजनेस होंगे जिसपे एक्वायरर कंट्रोल लेगा आपका, तो एक्वायरी में टिक मार्क करेंगे। ओल्ड कंपनी नहीं मेरे बच्चे, ओल्ड कंपनी का यहाँ पे आपको पता है कि इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायरर वर्ड यूज किया गया, तो हम एक्वायरर पे टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने काम किया। 16th क्वेश्चन पे आप आइए, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में एमसीक्यू में बन सकते हैं। अ डैश अकर्स व्हेन एंटिटी दैट इश्यूज सिक्योरिटी, यानी कि लीगल एक्वायरर इज आइडेंटिफाइड एज द एक्वायरी फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। कब होता था जी कि लीगल एक्वायरर आपका एक्वायरी बन जाता था, इन्हें क्या बिजनेस इक्वेशन नहीं सर, कॉमन ना डीमन ना, रिवर्स इक्वेशन। तो रिवर्स इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया मेरे बच्चे, हम लोगों ने क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन किए इस टॉपिक के अंदर में, लगभग 50 क्वेश्चन। Business combination involving entities or businesses under common control shall be accounted for using the pooling of interest method। एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है डिफरेंट तरीके से, है ना। आप आइए 18th क्वेश्चन पे। डैश रेफर्स टू ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन वेयर अ पेरेंट इज एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ इट्स सब्सिडरी विच इन टर्न्स एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी, अनदर यानी कि सब सब्सिडरी। याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, ये क्या क्रॉस होल्डिंग था, नहीं सर, ये था हमारा चेन होल्डिंग। इसको हमने क्या बोला था, चेन होल्डिंग आपका, तो चेन होल्डिंग में टिक मार्क करेंगे। आगे और पीछे के ऑप्शन कोई मतलब नहीं बनता, चेन होल्डिंग आपका हो गया। 19 क्वेश्चन, एज पर इंडेक्स 103 डैश इज द इक्विटी इन ए सब्सिडरी, यानी कि एक्वायरी नॉट एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेरेंट आपका। इंडेक्स 103 के मुताबिक वो कौन सा डैश इज द इक्विटी इन अ सब्सिडरी, सब्सिडरी यानी कि एक्वायरी कंपनी में वो एक इक्विटी जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट कंपनी यानी कि एक्वायरर का नहीं होता,
एक्वायर का नहीं मतलब किसी और का, तो वो एनसीआई होता है। और एनसीआई हमें कहाँ दिख रहा है आपका, यहाँ पे एनसीआई यानी कि सी ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे। ये ऑप्शन में कहा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरे बच्चे इंडेक्स 103 में नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ना आपका इंडेक्स 21 यूज करता है, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। यहाँ तो इंडेक्स 103 में जो नाम यूज किया है उसी को नाम में टिक मार्क करेंगे। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा था बी और सी, तो बी नहीं लूंगा, बी आपका 103 में है ही नहीं ना। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम फटाफट यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके साथ एमसीक्यू के अंदर में। ए लिमिटेड एक्वायर्स 80% ऑफ बी लिमिटेड फॉर 1280 पेड बाय इक्विटी शेयर इक्विटी एट पार। फेयर वैल्यू कहता है कि वो बीज नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कहता है कि 9 लाख है। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कहता है कि 10 लाख है। एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स वैल्यू कहता है कि गुडविल बताइए। तो बच्चे गुडविल को निकालने के लिए आपको फटाफट एग्जाम में क्या करना होगा, आपको पता है कि हम एक तो लेते हैं नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू, है ना, फेयर वैल्यू। इसमें से हम लेस करते हैं जी, अगर कोई एनसीआई है तो हम लेस करते हैं मेरे बच्चे, अगर कोई इन्वेस्टमेंट पहले से हमने हेल्ड करके रखा उस कंपनी में तो उसकी फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू। और फिर हम यहाँ पे आपका लेस करते हैं क्या जी, कंसिडरेशन। और फिर अगर डिफरेंसेज कुछ निकल के आता है, कंसिडरेशन कुछ डिफरेंसेज निकल के आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, गुडविल और बार्गेन परचेज आपका। तो फटाफट मुझे बताइए, क्वेश्चन में देखो कई सारी चीजें बिना काम किए। एक तो फेयर वैल्यू कहता है बी के नेट एसेट्स का आपका 9 लाख, तो हमने यहाँ पे 9 लाख लिख दिया। इवन एग्जाम में भी क्योंकि हमें 2 मार्क्स का जब एमसीक्यू आता है तो हमें एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना होता है कि आखिर हम कैसे निकाले हैं, तो आप इस तरीके करके उसको दिखा सकते हैं। 9 लाख एनसीआई मेरे बच्चे हमें निकालना है प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट्स आपका। तो प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट्स यानी कि 9 लाख रुपीज यहाँ पे नेट एसेट्स है, और इसका प्रोपोर्शनेट यानी कि अगर 80 हमारा तो 20 बाहर वालों का, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 1,80,000, 180 का अमाउंट। इन्वेस्टमेंट पहले से कुछ यहाँ पे है नहीं, है ना। और कंसिडरेशन हमने कितना, 12,80,000, तो 1280 का हमारे पास यहाँ पे कंसिडरेशन हो गया। अब देख रहे होगे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स भी दिया है जो कि कोई काम का नहीं है। कई सारे इंफॉर्मेशन एग्जाम में होंगे जो यूजलेस होंगे, कोई काम का नहीं है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। और फिर बताइए आपका कितना निकल के आ गया, तो 1360 माइनस 9 यानी कि 4,60,000 का अमाउंट, है ना, ये निकल के आना, सॉरी 1460 560 का अमाउंट निकल गया, 560 का अमाउंट, है ना, 560। तो 560 यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, डी में हम टिक मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगला फटाफट ये मैं मान रहा हूं कि आपने सब कुछ पढ़ के पूरा रिवीजन किया हुआ है और आप मेरे साथ एमसीक्यू बस सॉल्व करने के लिए आप इस क्लास को मेरे साथ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। पहले का पूरा आप ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं, पूरा रिवीजन कर चुके हैं, है ना, ये मान रहा हूं मेरे बच्चे। Q Limited acquired 60% interest in R Limited on 1st January कहता है कि Q Limited paid 900 lakhs in cash for their interest in R Limited। ठीक है, कंसिडरेशन हो गया। फेयर वैल्यू कहता है कि आर के एसेट्स का 200 है और लायबिलिटी का कहता है कि 1000 है। तो मेरे बच्चे नेट एसेट्स बताइए जल्दी से फटाफट। नेट एसेट्स जो आपने एक्वायर किया वो कितने का दिख रहा है, एट फेयर वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू पे आपका। तो यहाँ पे एसेट्स 2000 और लायबिलिटी 1000, तो नेट कितना हो गया जी, 1000 lakhs। लेस कीजिए फटाफट, इसमें से क्या लेस करेंगे हम लोग, एक तो आपका कंसिडरेशन जितना हमने इसके लिए पे किया है, हम लोग लेस करेंगे यहाँ पे क्या जी, एनसीआई। और अगर हमारे पास पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है जो नहीं बता रहा तो नहीं है, तो बताइए कंसिडरेशन कितना, ये हमने पे किया 900 lakhs, तो इसको लिखा हमने। और एनसीआई कितना जी, तो एनसीआई 40% होगा मेरे बच्चे। अब एनसीआई किस से वैल्यू करें, तो ये देखो आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रहा है, एनसीआई की वैल्यू जो है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड से किया गया है। एनसीआई को वैल्यू किया गया प्रोपोर्शनेट एसेट्स, तो बताओ गुडविल की वैल्यू कितनी होगी। तो प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स यानी कि 1000 का 1000 जो नेट एसेट्स है उसका 40% आपका एनसीआई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 400 का अमाउंट। तो बताइए कितना निकल के आ गया, 300। ये क्या हो गया, गुडविल आपका। तो गुडविल हमारा 300 यानी कि यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। आप यहाँ पे एग्जाम में जल्दबाजी मत करना मेरे बच्चे, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गेम खेल जाए। यहाँ पे हमेशा देखना कि नेट एसेट्स जो है ना, जो आपने एक्वायर किया, अगर उससे ज्यादा ये होगा तो ही गुडविल होगा, अदरवाइज गेन और बार्गेन परचेज हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में क्या करे कि एक जगह बोल दे 300 lakhs, एक कह दे माइनस 300 lakhs, तो ये भी समझना होगा। गुडविल तो पॉजिटिव जो आएगा वही आपका होगा, यानी कि 300 lakhs
जो हमने यहां पर निकाला। कहता है कि जरा बताओ कि गुडविल की वैल्यू कितनी होगी इसी क्वेश्चन में अगर एनसीआई को हम वैल्यू करते हैं फेयर वैल्यू मेथड पे। तो मुझे बताइए फेयर वैल्यू में क्या होता है जी, ये ना होके हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 900 का जो कंसिडरेशन पे किया गया है फॉर 60%, तो बताइए 40% यानी कि एनसीआई कितना हो जाएगा। तो 900 को 60 से डिवाइड, 40 से मल्टीप्लाई, ये आपका 600 निकल के आ गया। तो 9 + 6 15 माइनस ये यानी कि 500 आपका आ जाएगा गुडविल। बताओ 500 कहां दिख रहा है, सी में हम टिक मार्क करेंगे, सी में टिक मार्क करेंगे। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना और अब फटाफट एग्जाम में ये सब मार्क्स लेके आप आ जाना, है ना, ये सब मार्क्स लेके आ जाना। अगला देखिए, ए लिमिटेड एक्वायर्स 80% ऑफ बी लिमिटेड फॉर 10 lakhs पेड बाय इक्विटी शेयर एट पार। फेयर वैल्यू कहता है कि बी के नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन अमाउंटेड टू आपका 9 lakhs है। वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन एनसीआई वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट्स विल बी कितना। आराम से आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग फिर से क्या बोलेंगे जी, एक तो लिखा हमने यहाँ पे नेट एसेट्स एक्वायर्ड, नेट एसेट्स कितना बता रहा फेयर वैल्यू पे आपका, ये कहता है कि 9 lakhs, तो हमने 9 lakhs लिख दिया यहाँ पे आपका। इसमें से हम क्या लेस करेंगे मेरे बच्चे, एनसीआई। एनसीआई कितना है जी 20% प्रोपोर्शनेट टू आपका, तो इसका 20% कितना हो गया 1,80,000। फटाफट करो ना, आपका 2 मार्क से क्वेश्चन है ना, तो फटाफट क्या करेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे। कंसिडरेशन कितना है जी, तो हमने 10 lakhs का पेमेंट किया है, 10 lakhs का पेमेंट आपका, तो 1180 - 9 यानी कि 2,80,000 का अमाउंट। 280 बताओ कहाँ है, देखो थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद हो रहा है, फटाफट एक एक क्वेश्चन, एक सेकंड में आप 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक सेकंड में। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ए लिमिटेड रिक्वायर 80% ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ बी लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर कैश 600 lakhs, मतलब कंसेशन कैश में पे करें 600। आइडेंटिफेबल एसेट्स मेजर्ड एट 925, लायबिलिटी कहता है कि 150। तो 925 में 150 को माइनस किया तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट एसेट्स, जो कितना आ जाएगा जी 775, है ना बच्चे। फिर कहता है कि आपका फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज आपका लो। ये क्या, एनसीआई का अमाउंट इन्होंने खुद निकाल के बता दिया कि 90 lakhs रुपीज का अमाउंट है। ओके ठीक है, और हमारा जो कंसिडरेशन है वो भी आपका यहाँ पे कितना बताया हुआ था जी, आपने एक्वायर किया था 600 lakhs में, आपका 600 में। तो देखो ना 775 के बदले में 690, नीचे डिफरेंस आएगा आपका, हो जाएगा गेन ऑन बार्गेन परचेज। वही पूछ रहा होगा, गेन और बार्गेन परचेज आपका कितना हो गया 85 कहीं दिख रहा है, ये फिर टिक मार्क कीजिए आपका। तो 23 क्वेश्चन भी हो गया। मैं चाहता हूं कि आप फील करो आपके अंदर में खूब सारी शक्ति आ चुकी है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, इतने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल पे पूरा काम करने के बाद भी ये क्वेश्चन ना कर पाए तो जीने का क्या फायदा, और क्या फायदा फिर सीए में बनने का, मुझे बताओ। 24 क्वेश्चन पे पाइए। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 100% इक्विटी, परचेज कंसेशन कंप्राइज इमीडिएट पेमेंट ऑफ, ओहो ध्यान से, यहां पे कहता है कि जो आपका परचेज कंसेशन होगा, एक तो इसको ले लेता हूं इस बार, जो बहुत मोटा है, ये तो मैं इसको ले लेता हूं मिटा के आपका। कहता है कि जो आपका कंसिडरेशन होगा वो कितना है जी यहाँ पे, तो कंसिडरेशन कहता है कि अभी के अभी इमीडिएट पेमेंट करना होगा 50 lakhs, एक तो वो हो गया हमारा, प्लस कहता है कि 3 फर्दर पेमेंट्स ऑफ 2.5 lakhs, है ना। तो याद कीजिए हमने क्या बोला था जी, 1 2 3, जो भी आपका डेफर्ड कंसिडरेशन होता है हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो जो कंसिडरेशन कहता है कि 2.5 फटाफट करेंगे हम लोग ना, इसका डिस्काउंट यानी कि पीवी जो निकालेंगे, पीवी फैक्टर, वो कितना हो जाएगा जी, जल्दी बताइए। अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमने क्या किया, 100 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.833, है ना। अगर हम डेसिमल के बाद 3 लेते हैं तो इनटू इज इक्वल टू, दूसरा आ गया 0.694 और तीसरा आ गया इज इक्वल टू 0.578। जल्दी से इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2.5। अब मत पूछना कि सर ये कैसे हो रहा है, ऑलरेडी जानते हैं आप, 1.446 आ रहा है। डेसिमल के बाद 3 लेते हैं तो 2 आपका लगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ये कितना आ गया जी 0.694 इंटू 2.5, ये आ गया मेरे बच्चे 1.735, और ये आ गया यहाँ पे कितना 0.833 इंटू 2.5,
ये आ गया आपका 2.08825। अब इस तीनों को ऐड कीजिए, बताइए कितना आ गया। तो ये प्लस 1.735 प्लस 1.446, ये आ गया मेरे बच्चे 5.2635। तो इसमें ऐड हो जाएगा 5.2635। और कुछ है? और कुछ आपका नहीं सर। तो क्या पूछ रहा था? कंप्यूट द वैल्यू टोटल कंसेशन, निकल तो गया 55.2635। बताओ कहां दिख रहा है? 55.2 ये आ गया आपका राउंडिंग अप। उन्होंने राउंडिंग अप किया है 26 के बाद उन्होंने 6 ले लिया। एनीवे हम इसमें क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे। तो 24 का भी हो गया। ये सब हमने पढ़ा है बच्चे, सब हमने किया हुआ है, बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ इनको सॉल्व किया हुआ है। आइए 25th क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। Q Limited acquired 75% interest in R Limited on 1st January 2024। कहता है कि Q paid 900 lakhs in cash and for their interest in R Limited। ठीक है, 900 हमने पे किया जी यहाँ पे। द फेयर वैल्यू कहता है कि एसेट्स का 2000 lakhs है और लायबिलिटी कहता है 920। एनसीआई को किया गया फेयर वैल्यू एट आपका प्रोपोर्शनेट। तो पूछ क्या रहा है? एनसीआई वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। अच्छा, आपको निकालना है एनसीआई कितना निकल के आएगा फेयर वैल्यू पे एंड एट प्रोपोर्शनेट, यानी कि फेयर वैल्यू से निकाल के बताना है, प्रोपोर्शनेट से भी निकालना है। तो प्रोपोर्शनेट तो ऐसे निकल गया 2000 माइनस 920। ये सब शॉर्ट में एग्जाम में दिखा देना है ना। 2000 माइनस 920 और ये इसका हम कितना ले लेंगे जी? हमारी होल्डिंग 75 तो 25%, ये आ गया 270। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, एनसीआई फेयर वैल्यू पहले वाला है और प्रोपोर्शनेट बाद वाला। तो प्रोपोर्शनेट बाद 270 एक यहां दिख रहा है कि यहां दिख रहा है। अब इनमें से देखता हूं कौन सा है फेयर वैल्यू वाला। मैं कलर चेंज कर लूंगा। फेयर वैल्यू के लिए आप कहते हो कि 900 का हमने पेमेंट किया है जी, कितने के लिए? 75 के लिए। तो बताओ 25 के लिए कितना हो जाएगा? 300। 300 कहां दिख रहा है? ये। तो आप सी में टिक मार्क करेंगे क्योंकि ये दोनों जगह मैच कर रहा है आपका। सी हो गया आपका। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। 1st जनवरी 2024 को ए लिमिटेड रिक्वायर 80% इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ बी फॉर इतना। आइडेंटिफिएबल एसेट्स आर मेजर्ड एट 960। लायबिलिटी कहता है कि 160। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मेजर किया जाएगा फेयर वैल्यू पे। तो बोलता बताओ गेन और बार्गेन परचेज। अब ये निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, आप निकाल सकते हैं। बताइए जल्दी से, नेट एसेट्स हमारा कितना? आपका नेट एसेट्स कितना? सर अब बहुत फास्ट चल लो। अरे बदमाश, पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद अब प्रैक्टिस सेशन के अंदर में है, वो भी एमसीक्यू। इससे भी स्लो कुछ होता है क्या? कैसी बात करते हो आप? तो आप मुझे बताइए नेट एसेट्स कितना निकल के आ जाएगा? नेट एसेट्स आपका 960 माइनस 160 यानी कि 800 ये निकल के आ गया। कंसिडरेशन क्वेश्चन के अंदर में कितना बता रहा आपका? 560। और क्योंकि 80% ही आपने एक्वायर किया तो 20% एनसीआई हो जाएगा। एनसीआई फेयर वैल्यू से कह रहा है, तो आप कहना है कि 560 का अमाउंट हमने पे किया है 80 के लिए, तो 20 कितना? ये आगे मेरे बच्चे 140। आप यहाँ पे 8 में से 7 माइनस करोगे 100 lakhs। 100 यानी कि बी में टिक मार्क करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और यहां से इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे गलतियां करने वाले हैं। सुनिए ध्यान से। 27 क्वेश्चन क्या बता रहा है? 27 कहता है बच्चे, पी लिमिटेड एक्वायर्स 3/4 इक्विटी शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड बाय इश्यू ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, मार्केट प्राइस आपका 30। यानी कि आपने जो 3/4 एक्वायर किया, मतलब मैं बताते चलूं 75% जो इक्विटी आपने एक्वायर किया है मेरे बच्चे। 3/4 का मतलब क्या हो गया? 75%। तो आपका इसके लिए कंसिडरेशन कितना होगा ये बताइए। मैं ऐसे ही पहले आपसे पूछ रहा हूं कंसिडरेशन कितना? तो 80,000 इंटू 10 करो कि 30 करो? सर 30 फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो यानी कि 24 लाख रुपीज का अमाउंट आपका ये निकल के आ गया। एंड एक्सचेंजेस ऑफ डिवेंचर्स ऑफ क्यू बाय पीज ऑन डिवेंचर। एक तो हमने ये पे किया जी, ये पे किया, और हमने क्या किया, जिस कंपनी में हमने इंटरेस्ट एक्वायर किया ना, तो क्यू लिमिटेड के जो डिवेंचर्स थे उनको हमने क्या किया जी, अपनी कंपनी में पी लिमिटेड में क्या दे दिया, उनको हमने डिवेंचर्स दे दिया। तो डिवेंचर्स के बदले में डिवेंचर्स क्या वो कंसिडरेशन का पार्ट होगा? नहीं सर, कंसिडरेशन किसको बोलते हैं? सिर्फ इक्विटी को जो पे होता है बच्चे, इक्विटी को आपका। ठीक है, वो यूजलेस इंफॉर्मेशन फिलहाल आपका।
कहता है कि आगे पढ़ना, नेट एसेट्स ऑफ क्यू अमाउंटेड 27 lakhs एट फेयर वैल्यू। ठीक है, नेट एसेट्स जो आपका बता रहा है क्यू का, वो कहता है कि आपका यहाँ पे 27 lakhs रुपीज का अमाउंट है एट फेयर वैल्यू। ये भी काम की चीज है। एनसीआई को मेजर किया जाएगा फेयर वैल्यू पे। तो एनसीआई अगर मैं निकालता हूं फेयर वैल्यू पे तो मैं क्या बोलूंगा जी, ये जो कंसिडरेशन मेरे बच्चे आपका पे किया गया 24 lakhs, ये 24 lakhs जो कंसिडरेशन हमने पे किया है, वो हमने पे किया है कितने के लिए, वो हमने पे किया 3/4 यानी कि आपका 75% के लिए। तो 25% कितना, इनसे हमारा 8 lakhs हो गया। वो चीजें जो निकालनी है ना, बेसिक बात वो निकाल रहा हूं, क्या पूछेगा वो बात की बात है। फिर कहता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका बॉर्न बाय पी 25,000, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट बता रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका ये किसने पे किया है जी, पी ने। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होते हैं ये पीसी के पार्ट नहीं होते हैं, इसके लिए एक अलग पी ने पे किया। तो पी एंट्री क्या कर देगा, पी अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेगा एंड टू बैंक अकाउंट, है ना। ये इन्होंने पे किया तो हमने क्या किया कि 25,000 का एक ये एंट्री आपका निकल के आता है ना। बस बताओ, इंडेक्स 103 कहता है कि एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ध्यान से, इन सेपरेट मेरे बच्चे सीएफएस में नहीं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो बना रहा है, कहता है कि बताओ उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मैं आपको बताऊं यहां पे कि मेरे बच्चे जो ये पी लिमिटेड है ना, पी लिमिटेड जब ये अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेगा, एक कहेगा कि भैया हमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट इन क्या नाम है जी आपका क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड में हमने इन्वेस्टमेंट किया। क्या इन्वेस्टमेंट किया, तो एक तो इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी में, इक्विटी में कितने का 24 lakhs का, 24 lakhs का एक तो इन्वेस्टमेंट किया ना हमने इक्विटी में मेरे बच्चे। उस कंपनी के हमने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं उसके बदले में हमने 24 lakhs का पेमेंट किया। तो एक तो हम क्या करेंगे, उस 24 lakhs को हम यहां पे दिखाएंगे। और दूसरा इन्वेस्टमेंट किया, देखो क्यू लिमिटेड के डिवेंचर में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। क्यू लिमिटेड के डिवेंचर को हमने क्या किया जी, अपना डिवेंचर्स यहां पे दिया है। तो एक तरीके से क्या, उनके डिवेंचर्स में भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया। अगर उनके डिवेंचर में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो उनके डिवेंचर को हम परचेज करेंगे और कैश दे देंगे, या उनके डिवेंचर को परचेज करेंगे हम अपना डिवेंचर दे देंगे। यानी हमने क्या किया, उस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जब सेपरेट की बात कर रहा हूं, सीएफएस की बात नहीं कर रहा हूं, सेपरेट में जो भी आपने इन्वेस्ट किया, इक्विटी में 24 किया, डिवेंचर में आपने 2 लाख के बदले में 2 लाख का डिवेंचर आपने दिया है। तो मेरे बच्चे सेपरेट में क्या होगा कि मैं 26 लाख रुपीज का अपना इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा। यानी कि आप यहाँ पे आंसर कहां टिकमा करेंगे, बी के अंदर में। ए में मत कर देना, ए में तब होता जब डिवेंचर में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैंने उनके डिवेंचर में भी तो इन्वेस्टमेंट किया है। तो सेपरेट में क्या होता है, हम सेपरेट में हम इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ दिखाते हैं, जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना पैसा दिखा देंगे। तो 26 lakhs का अमाउंट, याद रहेगी बात आपको, ये सर। अब वो पूछ रहा, बताओ सीएफएस में क्या होगा। तो एक बार चेक करते हैं क्या ऑप्शन, क्योंकि सीएफएस में क्या पूछ रहा है। सीएफएस में वो तो बहुत सारी बातें हैं जी, नेट एसेट्स कितने का आएगा, कंसिडरेशन कितना पे, क्या कई सारी बातें, एनसीआई कितना, देखते हैं क्या पूछता है। कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज डेबिट बाय, पहले तो इन्वेस्टमेंट तो डेबिट होगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट थोड़ा दिखाते हैं सीएफएस में, अरे वो सेपरेट में दिखाते हैं, हम आपका सीएफएस में थोड़ा दिखाते हैं। वहां तो उनके एसेट्स लायबिलिटी को लेके आते हैं फेयर वैल्यू पे, है ना। कुछ एनसीआई तो हम उसको दिखाते हैं, तो ये तो गलत हो गया आपका। इन्वेस्टमेंट इज डेबिट बाय, अगेन ये गलत आपका है। नेट एसेट इज डेबिटेड बाय, नेट एसेट हम क्या करते हैं, उनका लेते हैं, नेट एसेट्स हम एक्वायर करते हैं। तो नेट एसेट इज डेबिटेड बाय, कितने से डेबिट करूंगा नेट एसेट, ये देखो 27 lakhs से। जिस कंपनी में मैं एक्विजिशन कर रहा हूं मेरे बच्चे, एक्वायर कर रहा हूं, मैं उनका नेट एसेट्स अपने साथ कितना मिलाऊंगा, 27 lakhs। तो मैं क्या करूंगा, इसी में टिक मार्क कर दूंगा। इस ऑप्शन को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों पढ़ूं मैं, जब मेरा एक ही ऑप्शन कोई ठीक होगा और ये सही मुझे दिख गया, तो आगे क्यों पढ़ना, छोड़ दो आप उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो आप, यहाँ पे आगे बढ़ो। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन कंसोलिडेटेड सेट ऑफ अकाउंटिंग इक्विटी इज क्रेडिट बाय। आप मुझे बताइए कि जब बैलेंस शीट को मैं यहां पे कंसोलिडेट करूंगा, मैं इसको हटा देता हूं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे, मुझे आप बताएंगे
कि जब हम सीएफएस यहां पे बनाएंगे बच्चे, जब सीएफएस बनेगा तो सीएफएस के अंदर में इक्विटी हम जो दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे, इक्विटी कितना। तो आप देखो ना, इक्विटी में 80,000 इंटू 10 जाएगा, क्योंकि इक्विटी में 80,000 इंटू 10 जाएगा और 80,000 इंटू 20 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर में, है ना बच्चे। दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 24 लाख का अमाउंट। तो पढ़िए ना क्या बता रहा आपका, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कहता है कि इक्विटी इज क्रेडिट बाय 26 लाख। गलत है। इक्विटी में अगर आप पूछे कि कितना क्रेडिट करोगे इक्विटी में, इक्विटी, अब देखो इक्विटी में कितना क्रेडिट करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। इक्विटी के अंदर में 3 नाम क्रेडिट होता है। इक्विटी के अंदर में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी में अदर इक्विटी होता है, इक्विटी के अंदर में एनसीआई होता है। तो बच्चे इक्विटी और अदर इक्विटी मिला के तो 24 लाख हो जाएगा और एनसीआई भी उसके अंदर जाएगा, तो 24 प्लस 8 कितना हो गया, 32। क्या 32 बोल रहा है? नहीं सर, 26 बोल रहा है। तो ये तो गलत हो गया फिर आपका, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हमने कहा कि ये ऑप्शन गलत आपका है। परचेज कंसिडरेशन इज 26,25,000, गलत है। कंसिडरेशन तो मेरे बच्चे सिर्फ 24 लाख है, वो 26-25 कहां से बोल रहा है, ये भी गलत हो गया। गुडविल को कहता है कि 7 लाख से डेबिट किया जाएगा। गुडविल 7 लाख, एक बार चेक कर ले गुडविल कितना निकल के आ रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे, जब गुडविल को हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे कि आपका 27 माइनस आपका यहाँ पे कितना जी, 32। तो 32 माइनस 27 कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख रुपीज का अमाउंट निकल के आ रहा है और ये क्या बन गया आपका यहाँ पे जी, गुडविल। आपका गुडविल 5 लाख। ये कितना बता रहा है, गुडविल कहता है कि 7, ये भी गलत हो गया। एनसीआई कहता है कि 8 लाख पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यस, एनसीआई 8 लाख पे हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर में 3-4 क्वेश्चन पूछ देगा, या हो सकता है कि यही क्वेश्चन आए और सिर्फ आपसे इनमें से कोई भी एक पूछ दे तो आप जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत हो रही है। अगला आइए, इन कंसोलिडेटेड सेट ऑफ अकाउंटिंग अदर इक्विटी इज क्रेडिटेड बाय अदर इक्विटी। अदर इक्विटी कितने से क्रेडिट होगा, अदर इक्विटी। तो मेरे बच्चे अदर इक्विटी पता है क्या होगा, इसके अंदर में इक्विटी के अंदर में आप जो अदर इक्विटी दिखाते हो वो कितना होगा जी, मैं आपको बताता हूं। पहले एक तो देखो अदर इक्विटी आ जाएगा 80,000 इंटू 20, इसका डिफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, तो कितना हो गया आपका 16 लाख रुपीज, 16 लाख। लेकिन देखो ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट था ना बच्चे, जो आपने प्रॉफिट लॉस डेबिट किया, यानी कि अदर इक्विटी में 25 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, प्रॉफिट कम कर रहा है। तो ये 15,75,000 का ऑप्शन होना चाहिए था। अगर वो बोलता कि अदर इक्विटी कितने से क्रेडिट किया जाएगा, कितने से बढ़ाया जाएगा आपका, तो 1575 ये है ऑप्शन आपका यहाँ पे। अदर इक्विटी 1575 चेक कीजिए आपको यहाँ पे। नहीं सर ये तो 24 कह रहा है, तो गलत हो गया आपका। इन्वेस्टमेंट कहता है कि डेबिट किया जाएगा 26 से, वो भी गलत हो गया। इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट किया जाएगा आपको यहाँ पे, सीएफएस। अच्छा, सीएफएस में तो इन्वेस्टमेंट आता नहीं बदमाश, गलत है आपका, है ना, ये गलत हो गया। गुडविल कहता है कि डेबिट किया जाएगा 5 लाख से, ये गुडविल आपका 5 लाख आ गया, ये ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टिक मार्क कर लेंगे। फिर कहता है कि इन सीएफएस कंसोलिडेटेड सेट ऑफ अकाउंटिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा 8 लाख से। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल 80 इंटू 10 8 लाख से ही होगा, तो ये ठीक है आपका। परचेज कंसिडरेशन आगे की बातें क्यों करे, कोई मतलब ही नहीं बनता आपका। और इसी में एक क्वेश्चन और मैंने बनाया है, ये देखिए आप जरा यहाँ पे, इन कंसोलिडेटेड सेट ऑफ अकाउंटिंग अदर इक्विटीज क्रेडिट बाय, अभी निकाल दिया था। अदर इक्विटी कितने से आएगा, 1575, इसको भी कंसिडर करते हुए। तो 1575 आपका टिक मार्क कहां दिख रहा है, ए, तो आप ए में यहां पे टिक मार्क कर लेंगे, है ना। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपसे ज्यादा स्ट्रांग दुनिया कोई इंसान नहीं हो सकता मेरे बच्चे, गारंटी देता हूं आपको, गारंटी। इन कंसोलिडेटेड सेट ऑफ अकाउंटिंग इक्विटी इज क्रेडिट बाय 16 लाख। इक्विटी 16 से क्रेडिट किया जाएगा, नहीं, गलत है। परचेज कंसिडरेशन कहता है कि 24 लाख। देखो जरा कंसिडरेशन कितना था, परचेज कंसिडरेशन कितना था आपका, 24 लाख, ये सही है आपका। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आपका बी में टिक मार्क करेंगे, बाकी सी डी के ऊपर है, बी में काम खत्म हो गया। अगला आप आइए यहाँ पे, अगला चेक करेंगे मेरे साथ। ये कुछ ऐसे हैं सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में है मेरे बच्चे, इन पे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो आप तैयार रखेंगे। बताइए डेफिनेशन ऑफ डीमर्ज कंपनी किस में दिया था, मैंने पढ़ाते समय बताया था कि डीमर्ज का डेफिनेशन सेक्शन 19AA के अंदर में है, 19AA के अंदर में।
मुझे बताओ जरा, डेफिनेशन ऑफ रिजल्टिंग कंपनी किस सेक्शन के अंदर में था? सेक्शन 241A के अंदर में था, आपका 241A के अंदर में था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, सब ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सब थोड़े ही आएगा, तो आएगा मेरे बच्चे, तभी तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है। डी मर्जर मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ वन और मोर डिवीजन बाय। डी मर्जर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ वन। कौन ट्रांसफर करता है? डीमर्ज कंपनी करता है। किसको? रिजल्टेंट कंपनी को। तो डीमर्ज कंपनी करता है रिजल्टेंट कंपनी को, यहां टिकमा करेंगे, बाकी सब उल्टे सीधे ऑप्शन से, है ना। बहुत क्लियर कट आपके दिमाग में चीज चलनी चाहिए। इन केस ऑफ डी मर्जर अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ रिजल्टेंट कंपनी इज डन एज पर। याद कीजिए, जब डी मर्जर होता था तो मेरे बच्चे, क्योंकि कॉमन कंट्रोल था, तो अकाउंटिंग में हमने क्या इंटरेस्ट किया, अप्लाई किया था? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहां है? यहां पे, इसमें टिक मार्क कर लेंगे। इन केस ऑफ डी मर्जर ऑल एसेट्स लायबिलिटी आर ट्रांसफर्ड एट। बताओ, डीमर्ज कंपनी कौन से प्राइस पे, कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करते थे एसेट्स लायबिलिटी को? सर बुक वैल्यू पे, यानी कि आप बी में टिक मार्क करेंगे, बी में टिक मार्क करेंगे। और मेरे बच्चे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने ऐसे आंसर आपको दे दिया है, सबका कंप्यूटेशन मीनिंग भी बता दिया है। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरे एमसीक्यू को एंड करता है, और आपका एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। तो चलिए, मैं अब इस चैप्टर को यहीं पे एंड करता हूं, इस एमसीक्यू का। अगली क्लास में आपके YouTube चैनल पे अगला जो सेशन लेकर आऊंगा किसी और आपका सेक्शन का, और हम एमसीक्यू सीरीज के अंदर में एक एक चैप्टर का, एक एक कॉन्सेप्ट का, पूरे एमसीक्यू को पूरी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। बिलीव कीजिए, आपसे बेहतर किसी की तैयारी हो जाए, सवाल ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं बनता। मिलते बच्चे नेक्स्ट टाइम इसका कंटिन्यू करने के लिए। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू CMA, थैंक यू CMA, थैंक यू COC, थैंक यू मेरे बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू।